अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में सबसे पहले होगी बात भारत में किसानों के कत्लेआम की। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में शहर लेखमपुर से 75 किलोमीटर तिकोनिया गांव में तशद्दुद और जलाओ घेराव के वाकयात में 4 किसानों समेत 9 अफराद के हलाक होने की तलात है। ये गांव नेपाल की सरहद पर वाक़ है और हलाक होने वालों में भारतीय जनता पार्टी के 2 रुकन भी शामिल हैं। इतवार की शाम से शुरू होने वाले हंगामों में 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। किसानों के एहतजाज और उसके नतीजे में होने वाली हलाकतों पर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची दिखाई देती है। हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों के सरकर्दा रहनुमा मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए लखीमपुर पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, जबकि रियासत में हुक्मरान जमात बीजेपी सियासी रहनुमाओं को मुतासिरा गाँव से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के रहनुमा ने दावा किया है कि उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी के गिरफ्तार होने की इत्तलात भी सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत ने मरने वालों के 45 लाख और जख्मी होने वालों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। हंगामों का आगाज़ उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला जब जाना चाह रहे थे लेखमपुर के दौरे पर उस वजह से हुआ जहां अबूजरा जय मिश्रा और उसके बेटे कशिश मिश्रा के काफिले में एहतजाज करने वाले किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रोंद डाला गया, जिससे 4 किसान मौके पर हलाक हो गए और 1 दर्जन लोग जख्मी हुए। वजीर जय मिश्रा के बेटे ने एक किसान को गोली मारकर हलाक किया, जिसके बाद किसान मुश्तइल हो गए। उन्होंने अजय की गाड़ी को आग लगा दी और उसमें 2 और लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद और जलाओ घेराव के बाद किसान रहनुमाओं और इंतजामिया के माबैन बातचीत का सिलसिला जारी है और मकसद सिर्फ ये है कि तशद्दुद को रोका जा सके और किसानों को पुरअमन रखा जा सके। अब जो मोदी सरकार है वो इसमें कामयाब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, और किसानों के जो मुतालिबात हैं अब इतने बड़े इंसिडेंट के बाद क्या वो माने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे, इसी पर बात करने के लिए हम राबिता कर रहे हैं राजा फैसल से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वैसे तो जब भी पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही है, मामलात के हवाले से बात हो रही है, तो राजा फैसल वो नाम है जो सबसे पहले जहन में आते हैं। मुख्तलिफ भारतीय टीवी चैनल्स पर भी मौजूद होते हैं, जहाँ बड़े सख्त, बड़े कड़े और बाज़ औक़ात बहुत फजूल सवाल भी उनसे किए जाते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन जवाब देते हैं। राजा फैसल साहब को वेलकम करते हैं, हमारे साथ हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम अस्मा, हमेशा की तरह इतना प्यारा सा तारुफ करवाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राजा साहब, आप हमेशा हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद होते हैं, आज भी आप वक्त निकाल रहे हैं। राजा साहब, ये जो कुछ आज भारत के अंदर हुआ है, पहले तो ज़रा मुझे, मेरे देखने वालों को ये समझा दीजिएगा कि आखिर ये भारत के किसान ने ऐसी गलती क्या कर ली है, किस तरह से दिन दिहाड़े उसको कत्ल किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जब उन्हीं के लोगों की लाशें गिराई जाती हैं तो फिर उन्हीं को धमकियां ये दी जाती हैं कि अपनी ज़बान आप बंद रखें, बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, दुनिया में ये खबर नहीं फैलनी चाहिए, भारत में नहीं फैलनी चाहिए कि ये कुछ आपके साथ हो रहा है। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो भारत है वो ये चाहता है कि पंजाब की और हरियाणा की जो जमीन है उसका सारे का सारा जो कंट्रोल है वो सेंटर के पास आ जाए, दिल्ली के पास आ जाए, वो पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान के पास ना रहे। उसकी वजह ये है कि उनको वो बल्कनाइजेशन का डर है, जिसके बारे में वो खुद भी अक्सर बात करते रहते हैं। जी। ऑब्वियसली उनको ये नजर आता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो तूल पकड़े, तो इस सिलसिले में वो हीले बहाने से आज के किसान को, क्योंकि जो किसान है वो बैकबोन है इकोनॉमी की इन दोनों जगहों की, तो उसको वो तोड़ना चाहता है, वो उसको तोड़ के और अपने अंडर करना चाहता है। और किसान ये कभी भी नहीं मानेगा और नहीं मानने जा रहा। और जो अभी हमें देखने को मिला, जो वाकया पेश आया, ये भी उसी की एक कड़ी है। और ये पै दर पै इस तरह के हमले किए जा रहे हैं किसानों पे, और इस तरह के हमले किए जा रहे हैं ख़ुसूसन सिखों पे। और इसका हमें जो आगे नज़र आता है वो कतन भी ये किसी भी तरीके से कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। और इसी के बारे में वेस्टर्न अगर ममालिक में देखा जाए तो हर तरफ जहाँ-जहाँ पे भी सिख कम्युनिटी मौजूद है, वो वहाँ पे मोदी जी को वो आड़े हाथ ले रहे हैं। और यूएनजीए में भी हमने देखा कि यूएनजीए में जब वो बाहर निकले तो उनके खिलाफ नारे लग रहे थे। हालांकि इंडियन मीडिया में हमारे जो सहाफी अपने आप को कहते हैं वो, और एंकर्स जो अपने आप को कहते हैं वो, वहां पे ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो मोदी जी की मोहब्बत में नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन असल सूरत हाल क्या है वो तो बिलाखिर दुनिया के सामने आना ही थी और आ ही गई है।
लेकिन ये बताइएगा कि अभी जो करंट सिचुएशन है, आप तक तो बड़ी सॉलिड मुस्तनद आप तक इत्तलात पहुंच रही होंगी, भारत से भी आप तक मामलात पहुंच रहे होंगे बहुत से ज़राए के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि कांग्रेस की रहनुमा जो हैं प्रियंका गांधी, उनके भी अरेस्ट होने की इत्तलात भी हैं, बहुत सारे लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है ताकि वो यहाँ पर पहुँच ना पाएँ। दुनिया के सामने ये जो मकरू चेहरा है जो आज हुआ है किसान के साथ, मोदी सरकार की जानिब से ये ना पहुँच पाएँ। तो पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा करंट सिचुएशन बताइएगा, हैंडल कर पा रही है मोदी सरकार उस तरह से इस मामले को जिस तरह से वो खुद चाह रही है? देखिए अस्मा, इट वुड बी इम्पॉसिबल। उसकी वजह यह है कि दो किस्म के अगर हालात हम देखें, दो दो पैराहे से हम इसको देखें। सिक्योरिटी के अगर पैराहे में देखें तो सिक्योरिटी को तो सबके सामने है, हर एक जगह पे पुलिस भी थाने छोड़ के भागने पे मजबूर हो गई। और क्योंकि वहां पे जो किसान है, वहां पे जो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने अपने अपने एरिया के जो कोतवाली थे उनको जाके पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सारे के सारे उनके खिलाफ प्रोटेस्ट में मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकली सिचुएशन देखी जाए तो पॉलिटिकली सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, जिसमें कि आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कि इस वक्त पंजाब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और मेरे ख्याल में और फिर उनके नारे भी हमें सुनने को मिले जो कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ और दिल्ली में बैठे हुए राज के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, और उनका साथ देने लोग मजीद बाहर निकले। मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में ये आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो ये कुछ किए बगैर मोदी जी को वहां पे कंट्रोल हासिल होगा। यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि प्लीज जब प्लीज। मोदी जी अपने जहाज पे बैठ के वहां से वापस आए तो यहाँ पे उनके लिए बड़े शादियाने बजे दिल्ली में हर तरफ। और साथ में ये है कि जितने भी न्यूज चैनल्स हमें नजर आते हैं वहां पे उन्होंने कहा भाई वाह जी वाह, मोदी जी तो वहां पे बहुत बड़े तीर मार आए। दो मुलाकातें बहुत ही अहम है जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक उनकी मुलाकात बाइडेन के साथ, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, और दूसरी वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस के साथ जो मुलाकात थी। उन दोनों का अगर आप बगौर जायजा लें तो दोनों में उनको तनबीह की गई कि आप जो कुछ इस वक्त भारत में कर रहे हैं उसके ऊपर हमारे तहफुजात हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जब जब जिक्र किया तो उन्होंने हाईलाइट किया कि आप गांधी जी के बारे में उन्होंने जिक्र किया, और साथ में यह है कि नॉन वायलेंस को उन्होंने हाईलाइट किया। और उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों को सीखने की जरूरत है इससे। जब कैमला हैरिस से उनकी मुलाकात हुई तो कैमला हैरिस ने भी राइट एट द एंड उन्होंने ये कहा कि जो डेमोक्रेसी का एसेंस है उसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है। वो ये क्यों कह रहे थे, क्योंकि आज के जो लीडरान है पूरी दुनिया के, उनको नजर आता है कि कश्मीर को ले लें, पंजाब को ले लें, या फिर अगर आप सेवन सिस्टर्स को भी ले लें, तो जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स को वहां पे डील किया जाता है और जिस तरीके से वहां पे आर्मीज लगा के बारबेरिज्म किया जाता है पूरी दुनिया के लीडरान का, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कड़े तहफुजात हैं। और वो मोदी जी को बता दिया गया था। लिहाजा मेरे वो दोस्त जो कि इंडिया में बैठे हुए प्रोग्राम करते हैं उनको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के मोदी जी को पेश ना किया करें। और मोदी जी से भी अगर मैं ये कहूं तो मेरे ख्याल में अस्मा, अगर कोई मोदी जी पढ़े लिखे लीडर होते तो शायद बातों बातों में समझ जाते कि अमेरिका क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल वाज़े अंदाज में कह दिया गया है कि जो गांधी ने कहा है कम से कम उस पर अमल दरामद करें। यानी इनडायरेक्टली हम ये समझ जाएं कि ये जो आरएसएस के उनका ये जो नज़रिया है जिस पर वो अमल पैरा है उसको कहीं पर भी पसंद नहीं किया जा रहा। अमेरिका की जानिब से भी तंबीह कर दी गई है इन दोनों अहम मुलाकातों में, आपने बताया राजा फैसल। लेकिन ज़रा ये बता दीजिएगा, अब आलमी बरादरी की जानिब से या अमेरिका की जानिब से कह लीजिए जो भी रिएक्शन आ रहा है वो एक अपनी जगह, उसकी भी हमने देखा है कि एक लिमिट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तिजारती मार्केट है भारत, उस वजह से बहुत सारे ममालिक उस तरह का रिएक्शन नहीं देते हैं जिस तरह का रिएक्शन दिया जाना चाहिए अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन ये बता दीजिएगा कि भारत के अंदर जिस तरह से आपने ये बताया कि भारतीय सियासत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, खुद भारत पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, ये जितनी शिद्दत पसंदी रचा रखी है इस वक्त मोदी सरकार ने? देखिए, अगर पंजाब को लिया जाए और हरियाणा को लिया जाए तो ये ब्रेड बास्केट कंसिडर किया जाता है, ना सिर्फ भारत की बल्कि कुछ और ममालिक की भी यहाँ से ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स होती हैं, बाहर एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो इसके इसके लिए भारत की इकोनॉमी पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और ऑब्वियसली वहां पे एक हैजान की कैफियत है, एक नीम कर्फ्यू नुमा की कैफियत है।
तो मेरे ख्याल में इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है भारत की इकोनॉमी पे, लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर 2 ममालिक की बात की जाए, तो वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा काबिले असर और बाअसर लोग उनमें मौजूद है। अगर मैं बात करूँ ब्रिटेन की बात करूँ तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा उनका सियासी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर मौजूद है सिखों का, और साथ में अगर देखा जाए तो कनाडा में भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में मजीद अगर फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की जाए तो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। बहुत शुक्रिया राजा फैसल, आप हमारे साथ मौजूद थे। और देखें, अब जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह जानिब आपने इशारा किया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से उस तरह से ना रहा हो, लेकिन जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी खास तौर पर जिन ममालिक के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद है, वहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कोई ना कोई रिएक्शन आए और मोदी सरकार पर प्रेशर जो है वो बेल्ट हो पाए। बहरहाल, आप हमारे साथ मौजूद थे। राजा फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट पर आज भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। हम बात कर रहे थे भारत के हवाले से और ख़ासतौर पर भारत सरकार के हवाले से, जो RSS के नज़रिए पर अमल पैरा हमें दिखाई देती है। गांधी का वो नज़रिया जिस पर अमेरिका भी अब अमल पैरा होने की उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है इशारे कनाइयों में, उसको वो भूल चुके हैं, बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। और यही वजह है कि आज इतना बड़ा वाक़या जो है यहाँ पर पेश आया है। किसानों के साथ 9 अफराद की इसमें जान चली गई है और फिर अब इसको दबाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो भी नाज़रीन हमने आपके सामने रखा है। बहरहाल, सूरत हाल जो भी रहेगी आपसे यकीनन हम शेयर करते रहेंगे। अभी हमें आपको लेकर चलना है अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल, जहाँ ईदगाह मस्जिद के करीब होने वाले धमाके में तलाती हैं कि 2 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, जब उन्होंने अपने एक ट्वीट किया तो उसमें लिखा कि धमाके में हलाकतों के इजाफे का खदशा है, ताहम उन्होंने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात नहीं दी हैं। नाज़िम, धमाके में हलाकतों के हवाले से अदाद-ओ-शुमार BBC पश्तो सर्विस ने 8 लोग बताए हैं और 20 के ज़ख्मी होने की इत्तला दी है। ईदगाह मस्जिद में तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वालिदा की वफ़ात के हवाले से एक दुआइया तकरीब का इनेकाद होना था। सिक्योरिटी के कहा जा रहा था बहुत सख्त यहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। कहा यह जा रहा था तालिबान की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ये धमाका हुआ है। और ऐनी शाहिदीन ने यह भी बताया है कि इस धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ें भी इस जगह से सुनी गई हैं और फिर फ़ौरन तालिबान ने इस सड़क को बिल्कुल बंद कर दिया था। अफ़गानिस्तान में जहाँ ये सारी अमन अमान की सूरत हाल कशीदा है, हमने पहले भी देखा था एयरपोर्ट पर अब से कुछ अर्सा पहले एक धमाका हुआ था जिसमें अमरीकियों के बारे में भी बताया जा रहा था कि उनकी भी जानें गई हैं, कुछ अफ़गानिस्तान के लोगों की भी जानें गई थी। उसके बाद कहा यह जा रहा था तालिबान की जानिब से कि अब सूरत हाल किसी हद तक कंट्रोल में है। तालिबान ने यह भी दावा किया था कि वो जानते हैं कि कौन लोग इसमें मुलविस है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अमन अमान की सिचुएशन तो एक जगह, दूसरी जानिब जो एक बड़ा मसला अफ़गानिस्तान हुकूमत को आ रहा है, तालिबान हुकूमत को आ रहा है, वो ये है कि गुर्बत और भूखो अफलास में जो इजाफा हो रहा है इसमें कमी कैसे की जाए। और इसमें कमी लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान को वो है पाकिस्तान। और यही वजह है कि पाकिस्तान रेड क्रेसेंट और तरक्की के रेड क्रेसेंट की जानिब से, तुर्की के जो रेड क्रेसेंट अदारा है उसकी जानिब से खाने पीने की जो अशिया हैं उसके ट्रक जो हैं वो अफ़गानिस्तान में पहुंचा दिए गए हैं। ये इमदाद जो है ये 16,000 अफराद के लिए काफ़ी है। इसमें चावल है, आटा है, चीनी है, कुकिंग ऑयल और दूसरी अशिया भी शामिल हैं। पाकिस्तान जिस कदर हो सकता है हेल्प कर रहा है, तुर्की जिस कदर हो सकता है हेल्प कर रहा है, लेकिन क्या ये मदद अफ़गानिस्तान के लिए काफ़ी है? या आलमी बरादरी को और आगे आना होगा और मदद करना होगी। और फिर ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, क्या तालिबान इसको कंट्रोल कर पाएंगे? उसी हिकमत अमली से जिस पर वो चल रहे हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है, माहिर हैं अफ़गान उमूर की सुमैरा खान साहिबा हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा खान साहिबा। वालेकुम अस्सलाम बसमा, आई होप आप ठीक हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सुमैरा खान। आप हमेशा से, जब भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान का नाम आता है तो सबसे पहला नाम हमारा आपका नाम आता है हमारे जहन में कि आपसे बेहतर सिचुएशन को कोई समझ नहीं सकता और फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं देखने वालों के सामने। तो सुमैरा खान, ये बता दीजिएगा कि ये जो दहशतगर्दी का वाक़या आज हुआ है, आप समझती हैं कि इसमें वही मुहर्रकात हो सकते हैं, वही इसमें लोग भी, अगर मैं कहूँ कि वही शामिल हो सकते हैं जो इससे पहले हमने एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके के अंदर देखा था, कि आप समझती हैं कि नहीं, अब मुहर्रकात भी डिफरेंट हैं और यह हमला किया भी किसी और की जानिब से कहा? नहीं आसमा, काफी हद तक मुहर्रिकात भी वही हैं और मुहर्रिकात मुख्तलिफ इसलिए भी नहीं हो सकते कि अभी दूसरा नाम जो हम सुनते हैं अलकायदा का सुनते हैं, और अलकायदा के हवाले से बात ये आती है हमेशा
कि पिछले 20 वर्षों में इतना हार्ड क्रैकडाउन हुआ है अमरीकियों की जानिब से कि अलकायदा वैसे ही अपना जो मेन बेस कैंप्स थे वो छोड़कर तो पाकिस्तान के उस वक्त सरहदी इलाकों में, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का ये सरहदी इलाका अफगानिस्तान के साथ जो थे ये एक नो गो एरिया था, इलाका गैर कहलाया जाता था। अगर आपको याद हो तो ये 2600 किलोमीटर तवील जो बॉर्डर है ये पोरस बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर था। तो जब ये अमेरिकन का इन्वेजन हुआ तो ये बड़ी आसानी से आकर पाकिस्तान के खास तौर पे वजीरिस्तान की उस वक्त इसको एजेंसी कहा जाता था, बाद में फिर इसको बाइफरकेट करके नॉर्थ और साउथ कर दिया गया था। तो इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में अब क्योंकि मर्जर हो गया, एक्स पार्टा हो गया, तो अब हम एजेंसी को डिस्ट्रिक्ट बुलाते हैं आफ्टर द मर्जर। तो ये इस इलाके में आकर उन्होंने पनाह ली थी और वही जो उसकी एक दूसरी शक्ल जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शक्ल में सामने आई बाद के बरसों में, और फिर वो नर्चर होती गई, लाल मस्जिद के बाद ज्यादा बड़ी हो गई। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड या फुट होल्ड अगर उसको कहा जाए तो अमरीकियों के खिलाफ सोली तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने सारी लड़ाई लड़ी है और उसमें अलकायदा नहीं थी। अब जाके जब अमरीकियों के जाने का वक्त हुआ तो यहाँ पर आईएस के खुरासान जिसको कहते हैं, और नॉर्मली इनका ताल्लुक बदख्शां नूरिस्तान पाकिस्तान के ही सरहदी इलाकों के दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान के सरहदी इलाके लगते हैं, और दूसरी जानिब उनके तीन बहुत अहम ममालिक हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान। तो इन तीनों ममालिक की जानिब से भी इन तमाम तर एलिमेंट्स को बहुत सपोर्ट मिलती रही है। खासतौर पे ताजिकिस्तान की राहदारी जो है वो अमेरिका और भारत के जेर इस्तेमाल रही है और अभी भी है। दो बेसिस वहां पर मिलिट्री बेसिस उनके पास है, और इसमें सबसे डेडली फारखोर का बेस है जहां से अमरीकियों की और भारतीयों की जो, अगर उत्तर प्रदेश से यहाँ से कोई मिलिट्री की रसद या एड जाती थी जैसे C-17 ग्लोब मास्टर्स, तो वो अमूमन ताजिकिस्तान की राहदारी इस्तेमाल करते थे और पंशेर में भी इनका बहुत अमल दखल रहा है। तो आईएसआईएस के जो है अमरीकियों ने जाने से पहले इसके बीज बोना शुरू कर दिए थे, भारतीयों ने बोना शुरू कर दिए थे। और 2017 में हामिद करजाई का एक स्टेटमेंट था इसमें ऑन रिकॉर्ड कि बगैर मार्क के जो हेलीकॉप्टर्स और जहाज आते हैं और वो दाइश के फाइटर्स को और मिलिटेंट्स को लाते हैं। तो पिछले 5 से 7 वर्षों का तो मैं खुद आपको गवाही दे सकती हूँ कि मैंने आईएसआईएस के खुरासान के अलावा मैंने किसी दूसरे एलिमेंट का नाम नहीं सुना। और तालिबान भी सुमेरा खान से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। आईएसआईएस खुरासान के हवाले से वो हमें आगाह करी थी कि किस तरह से उनके लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा था। कहा यह जा रहा है पैनल की जानिब से हमें कि सुमेरा खान एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा खान, आप हैं हमारे साथ वीडियो लिंक पे? तो बात मेरी वहां अधूरी रह गई कि आईएसआईएस के फाइटर्स को तकरीबन 6-7 वर्षों से प्लांट किया जा रहा था। उस वक्त टारगेट ये था, क्योंकि किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था आसमा के अफगानिस्तान जो है वो इतनी जल्दी हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाएगा। तो सही सही। पाकिस्तान मेन टारगेट रहा है पिछले 20 वर्षों में। और 700 की मिलिशिया तैयार कराई गई थी दाइश की, जिसको लीड करे थे 35 जंगजू। तो इन 35 जंगजुओं के नीचे 700 की मिलिशिया का टारगेट था सीपेक और पाकिस्तान। बीच में सूरत हाल इमर्ज हो गई अफगानिस्तान की। अब वो जंगजू जो है वो तकसीम हो चुके हैं, और तालिबान के साथ भी जितनी हमारी उनसे बातचीत हुई है उनका भी यही कहना है कि आईएसआईएस के जो है वो गो के तादाद में इतने ज्यादा नहीं है, हार्डली वो 15 से 20 हजार होंगे अगर बहुत भी हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं। लेकिन काबुल में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, खासतौर पर ये जो ऑपरेशन कल का हुआ है ब्लास्ट के बाद, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट 17 में हुआ है। आज पुलिस डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट 7, 9 और 8 में भी हुआ है। यानी खैरखाना का जो इलाका है वहां पर आईएसआईएस ने एक घर ले रखा था जिसको कल जब सरेंडर हो गए चारों अतराफ से, तो उसमें करीबन करीबन 30 के करीब उनके लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और नहीं तो तालिबान सुमेरा का भी खान, इसमें जिस तरह नुकसान से हुआ। तालिबान अभी बड़ा ये दावा कर रहे हैं कि जी जितनी भी इनकी तादाद है हम बहुत जल्दी इनकी बेकनी कर लेंगे, इनका खात्मा कर देंगे, इनकी कार्रवाइयाँ भी रुक जाएंगी, आपको लगता है कि ये इतना इजी होगा, इतना आसान होगा जितना तालिबान की तरफ से समझा या कहा जा रहा है? देखिए आसमा, इसमें ट्रिगरिंग फैक्ट जो है वो है, हम आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, हम खुद इस चीज का निशाना रह चुके हैं। ये जो सेक्टेरियनिज्म होता है ना, इसकी बुनियाद बहुत मजबूत होती है। पाकिस्तान में भी आपने देखा कि सेक्ट की बेसिस पे कितने बड़े बड़े खून खराबे हुए हैं। यहाँ भी मेन मसला फिरके का है, वो सलफी हैं, ये देवबंदी हैं। बीच में पंशेरीज क्लेम करते हैं कि अफगानिस्तान ओवरऑल हनफीज को मानता है। तो ये चीजें बहुत आगे तक लेकर जाती हैं। और सलफीज के 16 सूबों में मदरसे बंद कर दिए तालिबान ने आते ही, विच इज द बिगेस्ट क्रैकडाउन।
हालांकि आई डोंट नो, दे हैव बीन प्लेइंग वेरी केयरफुली एंड क्लेवरली, आई मस्ट से, डिप्लोमेटिकली। इन्होंने साथ साथ ये उनके मदारिस भी बंद किए, साथ साथ इन्होंने कारपेट क्रैकडाउन्स किए, खासतौर पे निंगरहार में, जो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड माना जाता है सुमेरा, एक चीज जो जहन में आईएसआईएस। आती है जब इनका क्लैश आपस में सामने आता है कि कहीं क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये लोग भी आपस में टेबल टॉक करें, मुज़ाकरात करें, चीज़ों को सुलझा लें, कुछ मामलात हल हो जाएं, उनको या बीच में शामिल कर लिया जाए या उनसे कहा जाए कि ठीक है जी आप ये चीज़ें करें, ये ना करें। कुछ हो सकते हैं ऐसे मामलात आपस में? देखिए 28 अगस्त को, गालिबन 28 अगस्त या 26 अगस्त थी, मौलवी इनका उबैदुल्ला, जो आईएसआईएस के स्कॉलर थे, उनको उनको किडनैप किया गया। फिर 28 अगस्त को उनकी लाश मिली और कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। उसके बाद से हालात अब बहुत खराब हो चुके हैं। अब वो मुज़ाकरात वाली बात निकल चुकी है। उसके बाद फिर रॉकेट अटैक्स होते हैं काबुल में, आपने भी देखे। और 20 तारीख को गालिबन वो किडनैप हुए थे और एक हफ्ते बाद उनकी डेड बॉडी मिली अनअटेंडेड। तो ये अब उनके मामलात उस नहज पर नहीं है जहां बातचीत हो सके, क्योंकि अमरीकी और तालिबान आमने सामने बज़ाहिर लड़ रहे थे, लेकिन उनका भी फिर सीज फायर हो गया जब मुआहिदा हो गया। लेकिन इनके दरमियान तो सीज फायर हुआ ही नहीं। उल्टा तालिबान कहते हैं कि इनकी वजह से फॉल ऑफ काबुल जितना पीसफुल हुआ था, उसमें किलिंग्स नहीं हुई, लेकिन आईएस की वजह से फॉल ऑफ अच्छा काबुल के सुमेरा, बाद सबसे आई एम बड़ी रियली killing। सॉरी, मुझे कहा जा रहा है कि जी आपको शुक्रिया बोलने में वक्त कम है, लेकिन एक दूसरा टॉपिक जो अफ़गानिस्तान के साथ आज हमने मर्ज किया था और बनता भी था, क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत है, भूख है, गुर्बत है, उस पर काबू पाने के लिए भी तालिबान साथ साथ अमन व अमान को लेकर एफर्ट्स कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो इकदाम उठाए जा रहे हैं भूख पर, अफलास पर काबू पाने के लिए, वो काफ़ी हैं? पाकिस्तान मदद कर रहा है, तुर्की मदद कर रहा है, लेकिन कब तक मदद के सहारे? अपने आप भी तो कुछ करना है। वो कुछ करती हुई आपको दिखाई दे रही है तालिबान हुकूमत? देखिए, वो इस वक्त उनकी मदद का इन्हिसार चीन पर है। चीन ने 31 मिलियन डॉलर का ऐलान किया है। अमेरिका ने 63 मिलियन डॉलर का ऐलान किया था। अभी तक उनकी जानिब से कोई कदम नहीं उठाया। आने वाले दिनों में शायद सर्दियों से पहले वहां पे सर्दी गो के शुरू हो चुकी है काबुल में, मेरी इतला के मुताबिक। और इर्द गिर्द में पगमान की तरफ तो बहुत हार्श इस वक्त विंटर्स जो है उसका स्टार्ट हो चुका है। तो आई थिंक कि अमेरिका को अब अक़वाम मुत्तहिदा प्रेशराइज करेगा, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन इस वक्त 13% को वहां टच कर रही है। तो दिस इज गोइंग टू बी हॉरिबल इन द मंथ्स टू कम। और पाकिस्तान आई थिंक अब अपनी एयर जो एड है वो भी दोबारा शुरू करेगा, क्योंकि जो लैंड रूट्स हैं उसके ऊपर इतने ज्यादा आबादी के लैंड रूट्स पर आप इमदाद नहीं लेकर जा सकते। बट आई गेस कि चीन, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, फिर बरतानिया की भी इंटेंशन है। लेट्स सी। बट मुझे इम्कानात ठीक बहुत है, कम लेकिन नजर जो आते भी हैं। जब एफर्ट्स हो रही हैं आप ये समझती तक हैं जाएगा कि अब पाकिस्तान को। फ़ौरन से होनी चाहिए, थोड़ी जल्दी होनी चाहिए? मौसम जो है उसकी शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, प्रॉब्लम्स आगे और बढ़ सकते हैं। बहरहाल सुमेरा खान साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप माहिर अफ़गान उमूर की हमसे डिस्कस कर रही थी, अपना तज्ज़िया शेयर कर रही थी। बहुत शुक्रिया मैम सुमेरा खान साहिबा आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, अभी हमें शामिल करना है एक और अहम मौजू बरतानिया से, जिस पर हम बहुत दिनों से आपको अपडेट रखे हुए हैं, आगाह रखे हुए हैं। बरतानिया में नाज़रीन बहुत सारे फ्यूल स्टेशन ऐसे हैं जहाँ फ्यूल की फराहमी मुनक़ता हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ फराहमी की सूरत हाल कुछ बेहतर हो चुकी है, लेकिन बरतानिया के दीगर हिस्सों में लोगों को फ्यूल के हवाले से मुश्किलात और मसाइल का सामना अभी भी जारी है। पेट्रोलियम एसोसिएशन के सर्वे के मुताबिक 1000 पेट्रोल पंप्स में से 68% के पास फ्यूल मौजूद है और 16% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मौजूद ही नहीं है। गुज़श्ता हफ्ते बरतानिया के 87% पेट्रोल पंप से फ्यूल की फराहमी मुअत्तल हो गई थी और बरतानिया की हुकूमत ने पेट्रोल की किल्लत को कंट्रोल करने और सप्लाई को बहाल करने के लिए फ़ौज को इस्तेमाल करने की ऑप्शन पर भी गौर किया था। आपको ये भी बताएं कि पेट्रोल की किल्लत के बायस कारें और ट्रकों की बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो पेट्रोल पंप्स के बाहर मौजूद हैं। बहुत सारी जगहों पर ये बोर्ड्स आप लगे हुए देख सकते हैं, जी फ्यूल अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं पेट्रोलियम को लेकर बहुत सारे मसले मसाइल सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा देखा गया है। लेकिन अभी भी जो हमारे खत्ते के दीगर ममालिक हैं, अगर उनके साथ हम देखें तो बिल्कुल जी हमारे मुल्क में जिस तरह से हमारे मुख्तलिफ वज़रा भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही है कि कीमतें अभी भी बहुत हद तक कम हैं। उस तरह से प्राइस बड़ी नहीं है जिस तरह से खत्ते के दीगर ममालिक के अंदर हमें बड़ी हुई दिखाई देती है, या जिस तरह से इंटरनेशनली ये आप जैसे बरतानिया की सूरत हाल देख रहे हैं जहाँ फ्यूल की हमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज दिखाई दे रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़ाहिर है ज़िंदगी का पहिया रुक जाता है जब आपकी गाड़ी का पहिया रुक जाता है। बहुत सारे काम आपके हैं, आमदोरफ्त आपकी है, ट्रक आपके हैं। ये देखें ना, ट्रक जिनके अंदर नाज़रीन एक जगह से
सप्लाई चेन का जो सिलसिला है वो दूसरी जगह तक पहुँचता है, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया हैं, ज़रूरत की अशिया हैं, तिब्बी आलात हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना ज़रूरी होता है, अहम होता है, उनका ये सारा सिलसिला रुक जाता है और तमाम के तमाम लोग ही परेशान दिखाई देते हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो है बरतानिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि प्रेशर सारे का सारा उसके ऊपर आ रहा है। अभी भी 16% ऐसे बताए जा रहे हैं फ्यूल स्टेशन जहाँ पर फ्यूल जो है वो नापैद हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। जहाँ पर दस्तयाब है वहाँ क्या सिचुएशन है ये आप देख रहे हैं जी, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों को घंटों में वेट करना पड़ रहा है, गाड़ियाँ बिल्कुल सड़क सड़क कर आगे चल रही हैं क्योंकि लाइनें बहुत ज़्यादा लंबी हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया है, बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया उन पंप्स के ऊपर जहाँ पर पेट्रोल दस्तयाब है और ऐसे पंप्स की तादाद बहुत ही कम बताई जा रही है। हुआ क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं और सर्वे क्या बताते हैं, सर्वे ये बताते हैं कि 1000 पेट्रोल पंप्स अगर हैं तो उनमें से 68% के पास फ्यूल मौजूद है और 16% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मौजूद नहीं है। और गुज़श्ता हफ्ते जब हमने आपको सिचुएशन बताई थी तो 87% पेट्रोल पंप्स ऐसे थे जहां पर फ्यूल मौजूद नहीं था। अब किसी हद तक सूरत हाल बेहतर कर ली गई है, ज़ाहिर है जब कहा 87% जहाँ पर नहीं था और अब 16% रह गई ऐसे पंप्स की तादाद। लेकिन अभी भी कहा यह जा रहा है कि सप्लाई को बहाल करने के लिए फ़ौज को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, माहिर हैं माशियात के, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बात करेंगे जी बरतानिया में ये जो बहुत सारे फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल की फरामी जो है मुनक़ता हो गई है, क्यों हुई है, इसका सबब क्या है और किस तरह से बहाल की जा सकती है, खुर्रम शहजाद साहब से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, नवाजिश आप हमारे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। खुर्रम साहब पहले ज़रा हमें ये समझा दीजिएगा कि वजह क्या है, क्यों पेट्रोलियम मसनूआत नहीं मिल पा रही हैं, ख़ास तौर पर बरतानिया के बहुत सारे फ्यूल स्टेशन जो हैं वहाँ पर सर। अच्छा देखें, सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत नहीं बल्कि फूड भी जो है वो नहीं मिल पा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह ब्रेक्सिट है, जिसमें बरतानिया ने एग्जिट लिया यूरोप से और उसके बाद से हुआ ये कि बरतानिया में ज़्यादातर जो लेबर तबका है या वर्कर क्लास है वो ज़्यादातर यूरोप से या यूरोपियन जो वो ममालिक जो रिलेटिवली गरीब हैं, रिलेटिवली नॉट ऑल द कंट्रीज बट कुछ ऐसे छोटे ममालिक हैं जहाँ से वर्कर्स बरतानिया आते हैं, वहाँ वेजेस बेहतर हैं। तो वहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, लॉरी ड्राइवर्स जो होते हैं, वो सारे तकरीबन 1 लाख ड्राइवर जो हैं वो पूरे बरतानिया में जो है वो लोअर इनकम यूरोपियन कंट्रीज से जो है वो बरतानिया की तरफ आए थे। तो वो जब कोविड था तो उसमें 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि बरतानिया ने ब्रेक्जिट जो हुआ, बरतानिया ने एग्जिट लिया यूरोप से, और दूसरा डिमांड भी जो है अशिया खुर्दनोश की तो इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई बट पेट्रोल की और इन सब चीज़ों की डिमांड काफ़ी गिर गई थी। तो वो उनको उस वक्त ये फील नहीं हुआ और ब्रेक्जिट जब हुआ, बरतानिया ने एग्जिट लिया यूरोप से, तो उन्होंने 2200 पाउंड जो है वो देकर लोगों को भेजा, निकाला वहाँ से। और अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो वर्कर्स थे, लेबर क्लास थी या जो ट्रक ड्राइवर्स थे, और वो क्वालिफाइड ट्रक ड्राइवर्स थे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत पहुंचाने के लिए क्वालिफाइड ट्रक ड्राइवर्स की जो है ज़रूरत पड़ती है, और फिर फूड स्टोर्स पे भी जो है वो शॉर्ट होने लग गया है। तो ये की बड़ी वजह है कि जो फ्यूल है उसकी शॉर्टेज नहीं है, एक्चुअली जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है या जो ड्राइवर्स हैं, उनकी शॉर्टेज हो गई। और अब बरतानिया ये कर रहा है कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा पाउंड देकर वापस वीज़ा इशू कर रहा है, उनको बुला रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक हो गया है जिसकी वजह से लोगों को ना फूड मिल पा रहा है अभी जो सही इतनी तरीके जल्दी से, ना जल्दी में पेट्रोल। इंतजाम किए जा रहे हैं खुर्रम, और जिस तरह से लोगों को पहले से ज़्यादा पैसे दे के वापस बुलाया जा रहा है, इससे हालात कितना टाइम लग सकता है कि कंट्रोल में आ जाएं, कितना और मज़ीद वक्त दरकार है? क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि उसको लेकर अभी तो सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है ना। जी, अभी पिछले 2-3 दिनों में सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है, क्योंकि लोगों ने आना शुरू कर दिया है और ड्राइवर्स जो हैं अब ऐसा ऐसा आ रहे हैं। तकरीबन इसका 25% जो है वो आ गया है, और जो पहले स्टोर्स पे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे और जो है ये जो पेट्रोल पंप है, इस पे फ्यूल नहीं था, तो अब ऐसा ऐसा चीज़ें पहुंचना शुरू हुई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू जो है वो क्रिएट हो गया था, जो उन्होंने भी जो है वो शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि ब्रेक्जिट के साथ साथ कोविड की वजह से, डिमांड नीचे जाने की वजह से सप्लाई साइड उन्होंने मैनेज नहीं किया, और इवेंचुअली उनको एकदम से इतना बड़ा जो है वो क्राइसिस का सामना देखना पड़ा है। और उसमें 2 बड़ी चीज़ें, एनर्जी और फूड, दोनों में जो है वो उनके यहाँ जो है एक तरह से क्राइसिस आ गया था अभी शॉर्ट नंबर ऑफ डेज में, लास्ट 2-3 वीक्स में। लेकिन अभी
3-4 दिन से चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं और दोबारा ट्रैक पे आना शुरू हुई हैं, और मेरे ख्याल में कोई 1 आध महीना और लगेगा जिसमें ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ठीक है, कुछ हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी लोगों को नॉर्मल होने में बड़ा वक्त लगा जब ये पता चला कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। कुछ हमें समझा दीजिएगा कि बाहर हर कोई यही बात कर रहा होता है ना कि बाहर के ममालिक में तो जी सस्ता हो रहा है पेट्रोल, पाकिस्तान में क्यों पेट्रोल महंगा हो रहा है? तो कुछ समझाएं हमें खुर्रम शहजाद साहब, क्यों है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में जो है वो महंगाई हो रही है, और इसमें 2 बड़े जो है फैक्टर्स हैं। एक तो ये 2 बड़ी जो है वो यूज की चीजें हैं जिनमें जो है महंगाई हो रही है। एक तो फूड की कीमतें हैं, जिसमें खाने पीने के तेल से लेकर और रोजमर्रा की जो अशिया खुर्दनोश होती हैं, जिसमें सब्जियां हैं, दालें हैं, गोश्त है और बहुत सारी और चीजें हैं, जिसमें और वीट है या फिर आप शुगर कह लें, पूरी दुनिया में जो है फूड में इजाफा हुआ है। और साथ साथ एनर्जी प्राइसेस में जो है वो पेट्रोल में भी इजाफा हुआ है, यानी कि ऑयल में इजाफा हुआ है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल जो है तकरीबन $80 पर पहुंच गया है, और ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है। और हम तो एलएनजी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एलएनजी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, ऑल टाइम हाई पे चल रही है सब एलएनजी की प्राइसेस, और शॉर्टेज भी हो रही है। तो इसलिए ये पूरी दुनिया में महंगाई का सिलसिला है, और पाकिस्तान में ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम करते हैं ज़्यादातर हम अपने यहाँ पे ऑयल जो भी कंज्यूम होता है, जितना भी हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, उसका 85% हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। और इसी तरह से अभी हमने रिसेंटली तो वीट और शुगर भी इंपोर्ट की थी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। हमारे एग्रीकल्चर की प्लानिंग बेहतर जो है वो होनी चाहिए, ताकि हमारी लोकल पॉपुलेशन को जब भी इस तरह की क्राइसिस आए, उनको एटलीस्ट लोकली जो है वो चीज़ें मैसर हों। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसे हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ से प्रोडक्टिविटी जो है वो लाने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। माहिर हैं मईशत के, बड़े अच्छी तरह से मामलात को समझते हैं और हमें भी समझा रहे थे, हमारे नाज़रीन को भी। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपके वक्त के लिए। हमें आगे बढ़ना है प्रोग्राम में और अब बात करनी है क्यूबा की, जहाँ के सरकारी हुकाम ये बताते हैं कि हेटी से आने वाले 400 तारकीन वतन जो फ्लोरिडा पहुँचने की गरज से उनके साहिल तक पहुँचे हैं, उन्हें वापस हेटी भेज दिया जाएगा। गुज़िश्ता महीने अमेरिका के सरहदों पर तारकीन वतन की बड़ी तादाद को परवाज़ों के जरिए हेटी मुंतकिल किया गया था। ये लोग यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, क्यों इन्हें यहाँ पर फ्लोरिडा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, किस तरह से वापस भेजा जाएगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक रिपोर्ट में मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं। इदारे के मुताबिक 400 हेटी के तारकीन वतन क्यूबा के साहिल पर पहुंच चुके हैं और सब के सब अमरीकी रियासत फ्लोरिडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन क्यूबा की हुकूमत का कहना है कि इन सब को वापस हेटी भेज दिया जाएगा। बाहमास के हुकाम का कहना है कि उन्होंने तारकीन वतन के हवाले से निगरानी का भरपूर निजाम तश्कील दिया है और बहुत सारी किश्तियां समुंदर में गश्त करती रहती हैं, क्योंकि हेटी में मौजूद सियासी और मुआशी बहरान की वजह से हजारों लोग तारकीन वतन होकर अमरीका और दूसरे ममालिक की तरफ हिजरत कर रहे हैं। बाहमास के हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता 10 रोज के अंदर यहाँ 1000 हेटी के तारकीन वतन जमा हुए हैं। गवांतानामो में हेटी के पनाह गुज़ीनों के हवाले से एहलकार रॉयल का कहना है कि यहाँ आने वाले हेटी के पनाह गुज़ीनों को नाश्ता, खाना और दूसरी जरूरी अशिया फराहम की जाती हैं। उन्होंने कहा, जो ही ये लोग हमारे मुल्क में दाखिल होते हैं, वजारत दाखिला और वजारत सेहत इनकी रजिस्ट्रेशन करती हैं और उन्हें हर मुमकिन तिब्बी इमदाद भी दी जाती है। क्यूबा की टेलीविजन एंकर फ्रोलान का कहना है कि हमारी हुकूमत और हेटी की हुकूमत के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं और दोनों हुकूमतें तारकीन वतन के हवाले से एक दूसरे के साथ राब्ते में रहती हैं। इसलिए क्यूबा की हुकूमत हेटी के तारकीन वतन की बेफाजत वापसी के लिए इंतजाम कर रही है। हालिया चंद हफ्तों के दौरान 30,000 हेटी के बाशिंदे मैक्सिको और अमेरिका के सरहदी इलाके में जमा हुए थे, जो अमेरिका में पनाह लेने के ख्वाहिश रखते थे, जिनमें से 50,000 को वापस हेटी मुंतकिल किया जा चुका है। हेटी की कुल आबादी 1 करोड़ 10 लाख है और ये मुल्क 2010 के ज़ल्ज़ले, चंद महीने पहले सदर के कत्ल, सियासी बहरान और मुआशी मसाइल की जद में है, जिसकी वजह से यहाँ लोग दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं।
क्यों ये लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं ये तो आपने जान लिया, लेकिन इन्हें पनाह नहीं दी जा रही है ये भी हमने आपको बताया। अब ब्राज़ील चलते हैं, जहां हज़ारों लोगों ने एहतजाज किया है और मौजूदा सदर के मुआवजे का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने ब्राज़ील की कई रियासतों में मुजाहिरों के साथ साथ मौजूदा हुकूमत और जो मौजूदा सदर हैं उनके इक़्तिदार से अलहदा होने के हक़ में नारेबाजी की है। ये मामला क्या है, सदर ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं, रिपोर्ट में जानिए। ब्राजील की कई रियासतों में विफाकी हुकूमत और मौजूदा सदर जैर बोल्सोनारो के खिलाफ लोगों ने सड़कों और गलियों में शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन की कसीर तादाद ने दारुल हुकूमत साओ पालो के पालिस्टा एवेन्यू में इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और सदर को इक़्तिदार से अलहदा होने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था इस हुकूमत ने वबा को कंट्रोल नहीं किया और महंगाई में शदीद इजाफा हो चुका है। फ्यूल की कीमतों में बेतहाशा ज्यादती हो चुकी है। मुजाहिरे में शरीक शख्स गिराल्डो का कहना था कि हमारा मकसद जमहूरियत था, लेकिन मौजूदा सदर बोल्सोनारो ने जमहूरी इदारों के खिलाफ बहुत से इक़दामात उठाए हैं और मेरे ख्याल में इसने जमहूरियत की अहमियत को समझा ही नहीं। मुजाहिरे में शरीक एक शख्स का कहना था कि ये एक तासुब परस्त हुकूमत है, ये अपनी हिमायत और मकबूलियत खो चुकी है, ये बदउनवान और करप्ट हैं। हम सब चाहते हैं कि मौजूदा सदर इक़्तिदार से अलहदा हो जाएं। रियो डी जनेरो में भी सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन को ट्रेड यूनियन की हिमायत भी हासिल थी और बायां बाजू की सियासी जमातें भी मुजाहिरे में शरीक थीं। मुजाहिरे के ऑर्गेनाइजर के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ब्राजील के 200 शहरों में एहतजाज किया गया है। आपको बताएंगे न्यूजीलैंड की सूरत हाल, जहाँ की हुकूमत डेल्टा वायरस को रोकने में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन का कहना है कि कोरोना से जान छुड़ाना मुश्किल काम है और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ पाबंदियां लगा देने से ऐसा करना मुमकिन नहीं रहा है। उनका मज़ीद क्या कहना था, रिपोर्ट में जानिए। कोरोना वायरस की इब्तदा में न्यूजीलैंड की हुकूमत और वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने पूरी दुनिया में मरीजों की तादाद को कंट्रोल करके पजीराई हासिल की थी, लेकिन इस साल न्यूजीलैंड के बड़े शहर में फैलने वाली डेल्टा वायरस की वबा ने हुकूमत को अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। आज न्यूजीलैंड में सबसे मुतासरा वबा ज़दा ऑकलैंड में कोरोना वायरस के नए 29 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इन नए मरीजों के साथ कुल मुतासरा अफराद की तादाद 1357 हो गई। ऑकलैंड में गुज़िश्ता 50 दिनों से वबा के सबब लॉकडाउन और पाबंदियों का इतलाक किया गया है। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने वायरस को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की पॉलिसी तर्क करके इसके साथ गुजारा करने और जीने का फैसला करते हुए इसके तदारुक के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ाने की मंसूबाबंदी के इक़दाम उठाए हैं। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कोरोना वायरस की इब्तदाई शक्ल को मुल्क में पंजे गाड़ने से रोक लिया था, लेकिन इस साल अगस्त से शुरू होने वाली वबा की डेल्टा शक्ल ने हुकूमत को अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन का कहना है कि डेल्टा वायरस की शक्ल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और ये हदफ सिर्फ पाबंदियों से हासिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तवील अरसे तक पाबंदियों का इतलाक करके भी देख लिया है। हमारे यहाँ मरीजों की तादाद में खातिर खां कमी नहीं हुई। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में वबा को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की पॉलिसी तब इख्तियार की थी जब हमारे पास वैक्सीन की काफी मिकदार मौजूद नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास वैक्सीन की खुराकें मौजूद हैं, इसीलिए हम अपनी पॉलिसी और वबा को कंट्रोल करने के लिए अपने इक़दामात में तब्दीली ला रहे हैं। वज़ीर आज़म आर्डन का कहना था कि हम पुरुमीद हैं कि इस तब्दीली से हमें खातिर खा नताइज मिलेंगे। उन्होंने कहा काबीना इस तब्दीली के हवाले से फैसले की तौसीक कर चुकी है। इसके लिए पहले इक़दाम की सूरत में 5 अक्टूबर से ऑकलैंड में तीसरे दर्जे का लॉकडाउन आयद होगा, लेकिन इसमें काफी तब्दीलियां की जाएंगी। यहाँ के रहायशी अपने खानदानों से मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन ये मुलाकात बाहर होगी, क्योंकि अभी तक साइंस ने यही साबित किया है कि कोरोना की वबा बाहर ज्यादा नहीं फैलती और इस कदर मुतासिर नहीं करती। इसलिए हुकूमत ने यहाँ 10 लोगों के मजमा की इजाजत देने का फैसला किया है। जसिंडा आर्डन ने कहा मुल्क से पाबंदियों का खात्मा उस वक्त मुमकिन होगा जब यहाँ 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो जाएगी, जबकि अभी तक यहाँ सिर्फ 48% लोगों को वैक्सीन दी गई है।
48% लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी वैक्सीनेशन कर दी गई है जिनकी, लेकिन कहा यह जा रहा है ऑर्डन की जानिब से कि जब तक 90% लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है पाबंदियों में कमी या नरमी नहीं की जाएगी। लेट्स सी न्यूजीलैंड के लोग ये बर्दाश्त कर पाते हैं नहीं कर पाते। हम नजर रखे हुए आपको यकीनन आगाह करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में फिल वक्त इतना ही। कल रात आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अलहम्दुलिल्लाह।